नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राजनीतिक पटल पर उस एक बेहद चर्चित नाम पर जो आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर जिस पर सबकी नजरें टिक रही हैं, और वो हैं हैदराबाद के सांसद और देश की मुस्लिम पार्टी कही जाने वाली AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। दोस्तों, पिछले 1-2-3 महीने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का नाम बड़ी ही तेजी से चर्चित हुआ है। वह लोकसभा का एक तेज तर्रार सांसद जो कहीं न कहीं अपनी काबिलियत के बदौलत, अपने संसदीय जानकारी के बदौलत और देश के सर्वाधिक बड़े अल्पसंख्यक ग्रुप मुस्लिम हितों की अपनी आवाज को लेकर लगातार संसद में और संसद के बाहर चर्चित रहा। और आज जबकि उत्तर प्रदेश में अगले फरवरी और मार्च में चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां की एक बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को अपनी पार्टी और अपने मुद्दे की ओर लगातार ध्यान खींचने वाले असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तमाम विश्लेषक अपने अपने एंगल से और अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या देश में, भारत के लोकतंत्र में धर्मों के नाम पर होने वाली राजनीति जो कहीं न कहीं हमारे यहाँ पहचान की राजनीति के तहत बोई गई, पनपाई गई, जिसके तहत विगत में हमने लंबा जातिवाद की राजनीति देखी, उसके बाद हमने धर्म की राजनीति देखी और उसी धर्म की राजनीति का एक नया फलसफा AIMIM के रूप में उभरा है और उसके अध्यक्ष संसद के तेज तर्रार सांसद असदुद्दीन ओवैसी के रूप में दिखा है। दोस्तों, पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश के उन तमाम मुस्लिम बहुल शहरों में असदुद्दीन ओवैसी अपने जोरदार तकरीरों से, अपने भाषण से और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देश की एक तरह से नई राजनीति जो एक नए सिरे से करवट ले रही है, जिसमें कि भारत में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसे हिंदू सांप्रदायिक जमात कहा जाता था, उसका कहीं न कहीं उन मुस्लिम परस्त सेकुलर जमात से ज़्यादा लड़ाई होती थी। वह सेकुलर जमात जो कि कहीं न कहीं वो हिंदू दल के ही प्रधान उसमें हुआ करते थे, लेकिन उनका एक मुस्लिम के प्रति एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, जिसमें मुस्लिम हितों को लेकर के तमाम बातें की जाती थीं, जिसे कहीं न कहीं बहुसंख्यक जमात हिंदू की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तुष्टीकरण राजनीति कहा गया। एक तरफ देश में कथित सांप्रदायिक राजनीति के प्रतीक माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली वो तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, RJD, JDU वगैरह वगैरह, इन पार्टियों के बीच में हमारा एक बाईपोलर पॉलिटिक्स चल रहा था। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से मुस्लिम हितों को लेकर बिल्कुल कट टू कट आवाज़ देनी शुरू की है, जिस तरीके से इस भारत के विभाजन के बाद जो एक स्थिति बनी जिसके तहत ये माना गया कि यहाँ पर केवल सेकुलर राजनीति होगी, यहाँ पर किसी भी तरीके की भेदभाव की राजनीति नहीं होगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में हमने ये देखा कि किस तरीके से पिछले 75 साल में अलग अलग धर्मों की अलग अलग तुष्टीकरण की राजनीति परवान चढ़ी और उसके तहत हमने देखा कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय जो देश की आबादी का 15% है, उसको लेकर के अलग अलग तरीके की वह राजनीति पनपी, जिसमें कि कभी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता था, जिसमें पब्लिक डोमेन में और किसी पर्व त्यौहार को लेकर के कुछ किया न जाए, लेकिन ईद के दौरान रोजा इफ्तार पार्टी जरूर की जाती थी। अगर कहीं पर किसी पर हमला होता था, अगर उसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति पर हमला होता था, तो उसकी आवाज़ कुछ बियॉन्ड प्रपोर्शन गूंजा करती थी, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक रंग देखा जाता था। तो ऐसे में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की राजनीति का एक नया फलसफा जोड़ा है, उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन की काबिलियत पर तो हम उंगली नहीं उठा सकते। असदुद्दीन ओवैसी को ये लगता है कि कहीं न कहीं देश का जो ये 18 से 20 करोड़ की जो मुस्लिम आबादी है, जिसकी करीब 13 करोड़ मतदाता हैं, वह उन कथित सेकुलर दलों के द्वारा एक कहीं न कहीं उनके द्वारा लुभाए जाते हैं, उनके द्वारा हिंदू सांप्रदायिक पार्टी भाजपा का डर दिखाया जाता है
और उनके उन मुद्दों को उठाया जाता है जो उन्हें धार्मिक तौर पर तुष्टिकरण तो कर देता है, लेकिन उनकी असल आवाज़ नहीं उठाई जाती। अगर उन पे कोई अन्याय, अत्याचार, जुल्म होता है तो उसकी आवाज़ न कारखाने में तूती की आवाज़ बनकर रह जाती है। अगर उनके इलाके में अगर किसी भी तरीके के विकास को लेकर के भेदभाव किया जाता है तो वह आवाज़ अब तक नहीं उठ पाती थी। कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे काबिल मुस्लिम सांसद के रूप में उभरे हैं जिन्होंने पिछले लगातार 1 दशक से उन मुस्लिमों के लगातार उनके हितों को लेकर के आवाज़ उठाई है, और उन हितों को लेकर वह अब तक केवल हैदराबाद से संसद का चुनाव लड़कर के उठाते थे, वह लोकसभा में उनसे जुड़े सवालों को उठाते थे, लेकिन कहीं न कहीं वो हैदराबाद की परिधि से निकलकर जब वह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पहुंचते हैं, जब वो महाराष्ट्र से निकलकर जब बिहार के सीमांचल के इलाकों पर फोकस करते हैं और वहां विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उस सीमांचल के बाद वो अलग अलग प्रदेशों में, खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग अलग विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी दस्तक देते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने जो नई दस्तक दी है तो उसके जरिए चर्चाएं बिल्कुल जो है तेज हो उठी हैं। कहना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये बात कह रहे हैं, जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपने हिंदू और मुस्लिम की एक तरह से पूरे तौर पे बाइपोलर पॉलिटिक्स कर दी है, तो इसका यदि वह जवाब देते हैं कि अखिलेश यादव और मायावती जब इकट्ठे मिलकर बिना मेरी उपस्थिति के जब वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाते, जब वो अपनी तरफ किसी भी हिंदू मत को जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते और बहुसंख्यक हिंदू मत भारतीय जनता पार्टी की ओर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका अगर पुनः उपस्थित होते हैं, अगर वो मुस्लिम हितों को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, तो दूसरे को इससे क्यों गुरेज होता है। बात उनकी कथित तौर पे जायज़ कही जाएगी, तकनीकी तौर पर भी जायज़ कही जाएगी कि इस लोकतंत्र में सब दल कोई ना कोई पहचान लेकर के खड़ा होता है। कोई धर्म की पहचान, कोई जाति की पहचान, कोई भाषा की पहचान, तो कोई क्षेत्र की पहचान, कोई स्थानीय संस्कृति की पहचान, तो अपने अपने स्थानीय हितों की आवाज़ उठाते हैं और इसमें भारत का कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी यह तर्क देते हैं कि वह मुस्लिमों की वो सबसे बड़ी आवाज़ बनाना चाहते हैं, और इस सूरत में वो जो एक खाली स्पेस पड़ा है कि मुस्लिम धर्म को नाम को लेकर के, खास करके देश के विभाजन के बाद किसी ने ये हिमाकत नहीं की कि उनके हितों को लेकर के राजनीतिक दल बनाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल भारत में थे जिनमें नेता तो हिंदू होता था, बहुसंख्यक समर्थक हिंदू होते थे, लेकिन वो मुस्लिम हितों की आवाज़ वहाँ जम करके उठाई जाती थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को ये लगता है कि कहीं न कहीं हम एक राजनीतिक दल हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और इस भारत के लोकतंत्र में अपना विस्तार करना चाहते हैं, तो एक मुस्लिम का बहुत बड़ा वोट बैंक एक तरह से उनकी बाट जोह रहा है, और ऐसे में वह केवल मुस्लिम परस्ती राजनीति को बढ़ावा देते हैं, केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर के वो अपनी जलसे करते हैं, वह केवल मुस्लिम मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं, वह उन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें कहीं भी अगर मुस्लिम आबादी के खिलाफ कोई भी भेदभाव होता है, अन्याय होता है, या किसी भी सरकार के द्वारा अगर उनकी उपेक्षा की जाती है, तो उसको लेकर के आवाज़ उठाने में कहीं भी वो चूकते नहीं। और इस स्थिति में इस लोकतंत्र में जो मुस्लिम के नाम पर होने वाली राजनीति का जो एक खाली स्पेस पड़ा था, उस खाली स्पेस को एक तरह से अपने वो दोनों हाथों से बिल्कुल थाम लेना चाहते हैं। और अब जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, अगर ये पहचान की राजनीति की बात करेंगे तो वह लड़ाई निश्चित रूप से बिल्कुल बाइपोलर हो गई है। और ऐसे में जो सत्ता की जो चाबी है, कहीं न कहीं यदि बहुसंख्यक आबादी के वोट से मिलता है, तो कहीं न कहीं वो हिंदू आबादी अगर वो एक मुस्लिम राजनीतिक दल के खिलाफ अगर एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दोस्तों एक तरह से अजेय हो जाती है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भारत के लोकतंत्र के विराट हित को देखते हुए, व्यापक हित को देखते हुए, कि इस लोकतंत्र को यदि हमें और परिपक्व बनाना है और दूरगामी और दीर्घकालिक बनाना है, तो हमें उन सारे इसके ऑड एलिमेंट को हटाना होगा। यानी कि जैसे कि बाहुबल और धनबल का जो प्रभुत्व था, उसको लेकर के हमने अलग अलग लेजिस्लेशन लाए, उसको लेकर के तमाम चुनाव सुधार किए गए, मसल एलिमेंट को एक तरह से कई तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, धन सत्ता को कहीं न कहीं तकनीकी और नियम के तौर पर उसकी एक लिमिट
तय की गई, लेकिन आज भी भारत का लोकतंत्र पहचान की तमाम कारकों से लबरेज है। आज भी भारत की राजनीति में जो उकसाऊं, भड़काऊं, चटकाऊं भाषण देता है, जो लोक लुभावन नारे देता है, जो खजाना खाली कर जनता में जो है बिना किसी दीर्घकालिक फायदे के और बिना किसी उत्पादकता को ध्यान में रखे खजाना लुटाता है, कहीं ना कहीं उसकी राजनीति रातों रात चमक जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत में पहचान की राजनीति का बोलबाला और वर्चस्व अभी खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वह जातिवाद जो एक तरह से समाज में शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से टूटता जा रहा था, वह जातिवाद इस लोकतंत्र की राजनीति ने बेहद जिंदा रखा हुआ है। बल्कि और वह एक तरह से पिछड़ों के और दलितों के आबादी की एक तरह से सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर के वह जातीय राजनीति और फ्लोरिश होना चाह रही है। उसी तरह से पहचान के और कारकों, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, वह भी अपना परवान चढ़ना चाहती है। हम देखते हैं कि साउथ में कैसे जो है भाषा के आधार पर तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रांतवाद के नाम पर चमक रही है, बंगाल में तृणमूल चमक रही है, असम में कभी असम गण परिषद चमका करती थी, कैसे जो है रिलीजन के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चमकती थी और उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती सहित की जो है पार्टी चमकती थी। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक हिंदू पहचान के आधार पर चमक रहे थे, जिसे वो राष्ट्रवाद का पर्याय बताते हैं। ठीक उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने को चमकाने का प्रयास कर रही है और भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति के एक मजबूत बनी फाउंडेशन और उसके पृष्ठभूमि में वह अपने भी मकान की एक तरह से तैयारी कर रही है। लेकिन यह लोकतंत्र की दृष्टि से कहीं से भी उचित नहीं है। हम ये मानते हैं कि तर्क की कसौटी पर असदुद्दीन ओवैसी के जो तमाम सवाल हैं वो गलत नहीं है। वह व्यक्ति लगातार संविधान का जो है एक तरह से उल्लेख करता है, नियम कानून का उल्लेख करता है, कानून और व्यवस्था की बात करता है और कहीं न कहीं राष्ट्रीय सवालों को लेकर, चाहे वो ISIS के खिलाफ बयान देना हो या पाकिस्तान के भारत में बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर के हो, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने प्रशंसाएं भी बटोरी हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक परिवेश में अगर असदुद्दीन ओवैसी एक उस खाली पड़े स्पेस के जरिए अपनी मुस्लिम राजनीति को चमकाना चाहते हैं, तो साथ साथ अगर वह मुस्लिम धर्म के पीछे छिपे तमाम सामाजिक सुधार के एजेंडे को भी अगर वह एक एक करके राजनीतिक सूझबूझ से अगर वो आगे ले जाते हैं और उसे वो यदि एड्रेस करते हैं, तो हमारा ये मानना है कि मुस्लिमों की आवाज़ के रूप में अगर वो एक राजनीतिक दल अगर देश में आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के ये खिलाफ भी नहीं जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में आपको अपने हितों की आवाज़ उठानी है तो आपको कहीं ना कहीं एक समूह में इकट्ठा होना पड़ता है, एक कहीं ना कहीं ग्रुप बनाना पड़ता है। और भारत में लोकतंत्र की राजनीति ने कहीं ना कहीं पहचान के आधार पर लोगों को अपना ग्रुप बनाने की इजाजत दी हुई है, जो कि सैद्धांतिक तौर पर तो सही नहीं है, न ही संविधान में उसका कहीं उल्लेख है। लेकिन भारत के 75 साल की लोकतंत्र की व्यवहारिक राजनीति ये बताती है कि यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर ही पार्टियां इकट्ठी होती हैं, विस्तृत होती हैं, उनका जनाधार बढ़ता है और चुनाव में उन्हें जो है विजय श्री प्राप्त होती है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के आगमन से और उनके विस्तार से भारत की वह बाइपोलर राजनीति और ज़्यादा गहरी होगी, यह ठीक है। लेकिन साथ साथ कहीं न कहीं हमें वह जो सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति जो एक तुष्टीकरण के आधार पर, देश को तोड़ने के आधार पर, समाज में सुधारों को जो है एक तरह से अनदेखा करने के नाम पर फल रही थी, एक तरह से आगे बढ़ रही थी और उसके जरिए देश और समाज का कोई भला नहीं हो रहा था, उस राजनीति के दिन लद गए। भारतीय जनता पार्टी का आगमन होता है, कहीं न कहीं राष्ट्रवाद को पुनः परिभाषित किया जाता है, कहीं न कहीं विभाजन के पुराने सवाल को फिर से उठाया जाता है और अब उसका दूसरा स्टेप ये दिखता है कि भारत में रहने वाले उन तमाम मुस्लिम आबादी की एक नई आवाज़ बनकर के AIMIM उभरता है और असदुद्दीन ओवैसी कहीं न कहीं अपनी काबिलियत और अपनी योग्यता के बदौलत उस मुस्लिम पहचान की राजनीति को वह एक नई क्रेडिबिलिटी भी प्रदान करते हैं। कहीं न कहीं वह इस बात का परिचय देते हैं कि वह मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं जो सेपरेटिज्म में विश्वास नहीं करता,
जो पाकिस्तान परस्त नहीं है, जो कहीं ना कहीं मजहब परस्त भी नहीं है। यह ठीक है कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं वो मुस्लिम धर्म के पहचान के तमाम कारकों को भी ढो करके ले चलते हैं, चाहे वो दाढ़ी हो या टोपी हो या वो मुस्लिम के तमाम फंडामेंटल सवाल हो, उसको वो उठाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि एक लोकतंत्र के अच्छे जानकार के होने के नाते, पार्लियामेंट के अच्छे जानकार होने के नाते और एक गंभीर पढ़े लिखे और एक बेहद बेहतरीन वक्ता होने के नाते वह मुस्लिम समाज में समाज सुधारों के भी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र में वह एक दौर आएगा कि जब ये सारी राजनीति की विरासत एक न एक दिन खत्म होगी या और टूटेगी, फूटेगी, गिरेगी। अगर हम जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश के शब्दों में कहे तो भारत की यह राजनीति ये और टूटेगी, फूटेगी, गिरेगी और इसके मलबे से एक नई उत्पन्न होगी, एक नई नीति उत्पन्न होगी, एक नया विचार उत्पन्न होगा, एक नया संगठन उत्पन्न होगा। और वह जो नीति होगी वह लोक नीति होगी, यानी कि देश की सारी जनसंख्या, देश की सारी आबादी और देश की समूची जनता जनार्दन पहचान के सवालों को नहीं उठाएगी, वह केवल और केवल गुड गवर्नेंस के सवालों को उठाएगी, जिसमें बात केवल होगी सरकारों के उस ऐसे टेस्ट की जिसमें कि पूरा उनमें कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा अपनी जनता का भला करता है, ना कि जनता के उन तमाम पहचान के कारकों को, उन तमाम भावुकतावादी फलसफों को भुनाने और उसके आधार पर उन्हें तुष्ट करने और उन्हें अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। वह राजनीति जो बेहद आसान होती है, बेहद सिंपल होती है, जो लोगों को इकट्ठा करने में बड़ा जल्दी कामयाब हो जाती है, लेकिन गुड गवर्नेंस के मानकों पर वो हमेशा विफल होती है। हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम वह मुस्लिम राजनीति करने वाले, वह नए नाम, वह नए चमकने वाले नाम, वह तेजी से चर्चित होने वाले नाम, वह मीडिया में एक तरह से डार्लिंग का स्वरूप पाने वाले नाम असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल व्यक्ति हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लॉन्ग टर्म में अगर वह यह प्रयास करें कि देश का मुस्लिम तबका भी देश के मेन स्ट्रीम में शामिल होगा, जिसमें वो अपने पहचान को लेकर के नहीं लड़ेगा, वह अपने उन माली सवालों को लेकर, अपने रोजी रोटी के सवालों को लेकर के लड़ेगा और अपनी पहचान की जब बात होगी तो वह अपनी पहचान के स्रोत को इस भारतीयता में खोजने का प्रयास करेगा। तो वह भारत जिसकी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, वह संस्कृति जो सिंधु घाटी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से शुरू होती है, जो आज एक अलग सांप्रदायिक मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान का सिंबोलिज्म बना हुआ है, और वह संस्कृति सिंधु घाटी की जो गंगा और जमुना तक चली आती है, वह लोकतंत्र की वह संस्कृति जो 5000 साल पुरानी है, लेकिन पहचान के तमाम कारकों से मुक्त होकर एक ऐसा मॉडर्न नेशन स्टेट बनेगी जिसमें कि केवल गुड गवर्नेंस के लिए जगह होगी, जिसमें इन तमाम लोकतंत्र के मौजूदा राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो दोस्तों, यह एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के लगातार विमर्श चल रहा था, और इस मुद्दे पर सत्य, असत्य और अर्धसत्य कार्यक्रम के जरिए हमने वो सारे पक्ष रखे हैं जो कहीं ना कहीं भारत के समाज के लिए, भारत राष्ट्र के लिए और भारत के लोकतंत्र के दीर्घकालीन हितों के लिए फायदा पहुंचाने वाला होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी सुलगते सवाल पर, बिलखते बवाल पर और देश के जनमानस को फील गुड देने वाले उन तमाम कारकों पर हम पुनः आपके साथ प्रस्तुत होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।